नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। आज के हमारे जो हॉट सीट पर बैठे हुए गेस्ट हैं, हमारे साथ जो है पवन देव जी हैं, जो कि आरजेडी से प्रखंड अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ बैठे हुए प्रवीण जी हैं। बगल में बैठे हुए राजेश तिवारी जी हैं, जो कि भाजपा से मंडल अध्यक्ष हैं। अब आज का जो विषय है, आप लोगों के बीच में आए हुए हमारे गेस्ट हैं, इनसे रूबरू करा दिए और इसके बाद आपको ले चलते हैं मुख्य बातों की ओर, जो कि बिहार के अपराध पर जो कि एनडीए सरकार कह रही है कि जंगल राज खत्म है, लेकिन आए दिन बिहार में बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं। घटना देखा जाए तो अपहरण या बड़े बड़े व्यवसायी की हत्या या बहुत तरह की जो है कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया पर, न्यूज चैनल पर तरह तरह के जो है अपराध जो है, खास तौर पर ये चुनाव नजदीक आया तब से और ज्यादा हो गया। इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अपराध तो लगातार बिहार में है। ये लोग, भाजपा के लोग, चाहे एनडीए सरकार लाख दावा करे कि भाई हम सुशासन की सरकार बिहार में चला रहे हैं, लेकिन जो हम लोग घटनाएं देख रहे हैं जिस तरह के, इसको राक्षस राज कहिए, सुशासन की सरकार नहीं है। पिछले एक सप्ताह का एक हम मोटा मोटी आंकड़ा आपको बता रहे, तकरीबन सैकड़ों हत्याएं हुई है पिछले एक सप्ताह में। आंकड़ा कौन प्रस्तुत करता है? तो पुलिस प्रशासन के स्तर से आंकड़ा सामने आता है। फिर भी सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हो रही है। तो हत्या तो खुलेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री का जहां कार्यालय है, जहां राज्यपाल रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां डीजीपी का वो जो पटेल भवन है, उससे 1.5-2 किलोमीटर में पारस में घुसकर गोली मार दिया। खुलेआम गोली मारा है, फिल्मी स्टाइल में गोली मारा है। कई व्यवसायिक है, उनकी खुलेआम हत्या हुई है। कोई कार्यालय से बाहर निकल रहा है, वहां उसको गोली मार दिया गया। कई रेप की घटनाएं हो रही है। रेप करके अभी कुछ दिन पहले की बात है, गया में होमगार्ड की बहाली वहां हो रही थी। एक जो महिला अभ्यर्थी थी वो वहां बीमार हो गई। अब उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल वहां से भेजा गया अस्पताल। रास्ते में जो एम्बुलेंस से जब अस्पताल भेजा जा रहा था, जो एम्बुलेंस में लोग थे, वहां उनके साथ गैंगरेप हुआ। तो इसको आखिर कोई कहे, जबरदस्ती बोले कि सुशासन की सरकार है। आखिर सरकार अगर यह सुशासन है तो फिर अक्सर किसको हम कह रहे हैं? मतलब जहां खुलेआम अपराध हो रहा है, खुलेआम अपहरण हो रहा है, खुलेआम बलात्कार हो रही है, महिलाएं अपनी इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, और किसी से भी पूछ लीजिए तो सिर्फ यही है कि भाई सुशासन की सरकार है। या तो बोल दीजिए साफ साफ कि सुशासन की सरकार में यही सब होता है, आदमी मान लेगा। हम लोग तो सुशासन का मतलब समझते हैं कि सुव्यवस्थित जो सरकार काम कर रही वो सुशासन का दम भरे, वो अपने आप को सुशासन सरकार का दावा करे। जहां अपराध बेलगाम पर आते हैं। अब हाँ, बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? प्रवीण जी देखिए, मेरे मानने से नीतीश जी के बारे में बहुत दिन से सुशासन, अखबार पढ़ते पढ़ते, मीडिया देखते देखते, टीवी देखते देखते हम लोग तंग आ चुके हैं। ये सुशासन की सरकार नहीं है, खुलेआम महाभारत का जो दुशासन है, यह दुशासन की सरकार है। और खुल्लम खुल्ला यहाँ सरकार के नाक के नीचे नंगा नृत्य हो रहा है। और सरकार जो है बौनी बनी हुई है। सरकार अपने राजनीति का मजा लेने के लिए एक तरीका से जो है वह पर्दे के पीछे से इसको प्रोत्साहित कर रही। ये बहुत शर्म की बात है कि जो मेरा बिहार बुद्ध और महावीर की बिहार कही जाती थी, ये आम्रपाली की बिहार थी, आज उस बिहार की धरती पर ये नंगा नाच हो रहा है। आज हमारी बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है। सरकार के कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल में जब होमगार्ड का वहां चल रहा था ये प्रशिक्षण, और वो लड़की बेहोश हुई तो सरकारी एम्बुलेंस में उसको भेजा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी उसको साथ ले जा रहा है, और रास्ते में उसके साथ रेप किया गया। जिस समय सरकार के लोग उस लड़की को भेजा, क्या वो अंधा था कि मैं जवान लड़की को किसी जवान लड़के के साथ भेज रहा हूं एम्बुलेंस में? क्या महिला वहां नर्सों की कमी थी? बिहार सरकार कहती है कि मेरे सबसे ज्यादा हम महिलाओं को ये कर रहे हैं, बहाली महिलाओं की हो रही है। आप जहां चले जाइए हर पोस्ट पर महिला नजर आ रही है। तो फिर उस लड़की के साथ किसी महिला को क्यों नहीं भेजा गया? क्यों मर्द के साथ भेजा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साजिश है? हमें तो इसमें साजिश की बू आती। दिन दहाड़े यहां लूट हत्या हो रहा है, खुलेआम बैंक लूटे जा रहे हैं,
हॉस्पिटल में जाकर के मुजरिम मार रहा है, फिर भी कैदी पकड़ा नहीं जाता है, मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? ये सब वोट की राजनीति हो रही है। एक सवाल आपसे और है कि अगर मान लीजिए कि वहां महिला कांस्टेबल नहीं गई साथ में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो आज अगर ये सवाल जो है प्रशासन डीजीपी के ऊपर भी आ जा रहा है, और इसमें तो अगर सरकार की जो बात आप कह रहे हैं तो सरकार तो इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजीपी के अगर देखा जाए तो डर नहीं है, डीएम का डर नहीं है, एसपी का नहीं है, आईजी का नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार को आप जो कह रहे हैं तो इस पर प्रशासन के बड़े अधिकारी को गलती माना जाए कि सरकार को? नहीं, मैं सरकार की गलती मानता हूं। सरकार अगर चाहेगी तो डीजीपी के बाबूजी भी थर थर कांपेंगे। सरकार के पास ऑनेस्टी होनी चाहिए। आज खुला तंत्र में एक चपरासी आपसे सही से बात नहीं करेगा ऑफिस में, और तो डीजीपी की बात आप कर रहे हैं। लोग कहता है कि लालू जी के राज में जंगल राज था। मैं लालू जी के राज को भी देखा हूं। 77 से मुझे चुनाव का अनुभव है। बहुतों को मैंने मंत्री बनाया, संतरी बनाया। ठीक है, लालू जी के राज में था जंगल राज, लेकिन लालू जी के राज में जब आप ऑफिस में जाते आवासीय बनवाने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, बीडीओ के चेंबर में, बीडीओ का ताकत नहीं था, सीओ का ताकत नहीं था कि जनप्रतिनिधि या आम जनता के साथ मिसबिहेव कर दे। लेकिन आज आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, उस कार्यालय का एक चपरासी भी आपको धक्का मार के बाहर करेगा। जो काम उस जमाने में 50 रुपया में 1 मिनट में हो जाता था, आज 5000 रुपया देने के बाद चप्पल घिस जाता है और सालों लग जाते हैं, काम नहीं होता। ये नीतीश कुमार का सुशासन। अच्छा, कहीं ना कहीं आप एक तरफ जो है से जंगल राज लालू जी के सरकार को मान रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में। तो एक बात बताइए, बिहार इस बदहाली से कैसे निकालिएगा? आप दोनों मान रहे हैं। मैं लालू जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप याद कीजिएगा, पता कीजिएगा, लालू जी को इकलौता लालगंज का ये लड़का था जो खुलेआम काला झंडा दिखाया था। आप काला झंडा भी दिखाया जी, और लालू जी को चैलेंज दिया था। और मेरी दादी यहां से उम्मीदवार थी, श्रीमती किशोरी सिन्हा, और मैं ताल ठोक कर अपना 3 बीघा जमीन गेहूं बेचकर आनंद मोहन का मीटिंग कराया था और लवली को उम्मीदवार बनाया था, और लालू जी को चैलेंज दिया था कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी ताकत लगा लीजिए, लालगंज का एक नौजवान सीना चौड़ा कर लिया है, आपको पार नहीं पाने देगा। और किशोरी सिन्हा मेरी दादी थी और मैंने बुरी तरह से हराने का काम किया था, और लवली को मैंने सांसद बनाया था। तो लालू जी की सरकार का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलनात्मक जो स्थिति, तो लालू जी की उस समय की स्थिति से कहीं बदतर स्थिति अभी नीतीश कुमार की। मतलब यही हो गया कि बिहार में जो चाहिए जो व्यवस्था वो अभी तक नहीं है। चल, ये तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। इसमें जैसे आप शुरू में ही बातचीत के दौरान इनको बताएं कि सरकार इसमें दोषी है कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं। एडीजी का बयान आपने सुना है? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मई जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें किसान युवा लोग मतलब बेकार बैठे हुए रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ जाता है। तो इससे स्पष्ट है ना कि वो लोग अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं कि हमसे अपराध नियंत्रण नहीं होने वाला है। और जो भी वर्दीधारी लोग हैं जिनके ऊपर जवाबदेही है कि जो कंट्रोल करे, वो कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। जब उन पे जवाबदेही मतलब तय करने की बात हुई तो साफ साफ कह रहे हैं कि मई जून के महीना में अपराध बढ़ता है क्योंकि किसान खाली बैठा हुआ है, युवा बेरोजगार हैं, तो अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यह गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया ना। यह तो साफ सरेंडर कर देने वाली बात है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि अचेत मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस जो बयान आया उस पर तो मुख्यमंत्री जी को भी खेद प्रकट करना चाहिए कि हमारी पुलिस कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर इस तरह से नहीं बयानबाजी उनको करना चाहिए था। आखिर बिहार के लोग किसके भरोसे रहेंगे? हम लोग को लगता है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो सुरक्षित, आखिर सुरक्षा कौन देगा? पुलिस ही देगा। आते हैं अब जो है सत्ता पक्ष से बैठे हुए राजेश तिवारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या राजेश तिवारी जी लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपने कार्य करने में विफल है, या सत्ता से जो भी अभी सरकार है क्या वो इस
चीजों को संज्ञान में ले नहीं रहे हैं। बस एक दावा आप लोगों की तरफ से होता है कि ये सुशासन का सरकार है, अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि अपराधी बच भी रहे हैं, जेल से जा रहे हैं, बेल होके आ भी रहे हैं, जो सजा कठोर होना चाहिए, जो जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इस पर आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता बंधु हमारी आवाज को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। चूंकि सावन का पावन महीना भी चल रहा है, बाबा भोलेनाथ साक्षात हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला हुआ है, तो सभी लोगों को हर हर महादेव। और रही बात, अभी हमारे दोनों महानुभाव आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जंगल राज की बात हो रही थी अभी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जैसा कि बड़े भाई ने बताया भी है कि लालू जी के समय भी जंगल राज था, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जंगल राज था उस समय, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जंगल राज था। और उस जंगल राज का खात्मा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे, बहुत अपराध की बात अभी पवन देव जी कर रहे थे, अपराध का फिगर बढ़ा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा 90 का वो दशक, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी यहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे या उनकी सरकार हुआ करती थी। उस समय के मंजर को जरा याद कीजिए। हमारे आपके घर की महिलाएं संध्याकालीन बेला में 4 से 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला करती थी, घरों में बंद हो जाती थी, घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए जाते थे, क्योंकि शाम होते ही दारू के नशे में लफंगे गुंडे, जो आरजेडी के गुंडे हुआ करते थे, वो कब किधर किस हमारे मां बहन को उठा लेंगे, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं घट जाएंगी, ये कहना मुश्किल होता था। तब की जो स्थिति थी, अपराध अपने चरम पे था, हर तरफ लूट खसोट था। याद है ना आपको चंपा विश्वास की घटना? चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था? एक माननीय मंत्री और उनके बेटे, जो एक चंपा विश्वास जैसे बड़े प्रशासनिक अफसर, आईएएस आईपीएस की मैं बात कर रहा हूं, उनकी बीवी को घर में बुला करके और महीनों उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। और सिर्फ उनकी बीवी को ही नहीं, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को, उनकी नौकरानी को इन लोगों ने घर में बुलाकर महीनों तक उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसके साथ बारी बारी से इनके गुंडों ने, इनके गुर्गों ने लालू प्रसाद जी के उसके साथ बलात्कार किया। रूह कांप जाती है महाराज उस घटना को देख करके और सुन करके। हमने वो भी सुना है, वो भी देखा है। क्या बात करेंगे ये लोग महाराज सुशासन की? आज तो कम से कम वैसी घटनाएं नहीं घटती है। हमारे कहने का मतलब क्या आप मान रहे हैं कि बलात्कार अभी नहीं हो रहा है? मेरा यह कहना है, रामराज तो आ नहीं सकता, घटनाएं घटेंगी। मैं बता रहा हूं रामराज अभी जो मौजूदा हालात है यहां नहीं आ सकता। अपराध पे लगाम लगना चाहिए और लगा है। अपराध पे लगाम अगर नहीं लगता तो आज आप जानते हैं कि हमारे ही गांव मोहल्लों की गलियों में, पटना जैसे बिग सिटीज के सड़कों पर, मोहल्लों में हमारे आपके घर की महिलाएं, बच्चियां बेधड़क 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे रात को अपने घर लौटती है और कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो एनडीए की सरकार यहां चल रही है बिहार में, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की है, अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था कराया है कि अगर कोई लवारिस हालत में या किसी भी परिस्थिति में मिले रास्ते में कोई भी, किसी भी घर की परिवार की बच्ची या कोई भी व्यक्ति बूढ़ा बीमार, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, उसको घर तक पहुंचाइए। ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। जो ये बात कर रहे हैं व्यवस्था के, बात जो है जिस मुद्दे पर हम लाना चाह रहे हैं, बिहार की जनता को जो आज बताना चाह रहे हैं, वो मनोहर उसी क्या कहानी बताने लगते हैं। नहीं, आप अभी 25 का जो बता आ रहे हैं आप
आप बताइए प्रवीण जी की जो बात अभी हो रही है बिहार में बलात्कार, हत्या, लूट कांड का, ये सब यही है बिहार है जो मुथ्थू फाइनेंस लुटाया 40 किलो सोना मुजफ्फरपुर। ये घटना जो है घट रही है, कह रहे हैं कि लगाम लगा, लेकिन लगाम लगाने के लिए राजेश जी आपको कितना समय चाहिए और सरकार को? देखिए, लगाम बहुत हद तक लगा है, घटनाएं घटित हो रही है। आप अपराध का ग्राफ भी आप देखिएगा तो पहले से बहुत गिरा है, बहुत नीचे हुआ है। आज अगर घटना घटित होती है तो अपराधियों को पकड़ करके बहुत ही जल्द विदिन 24 आवर्स उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है या फिर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अभी हाल ही में आपने देखा है भाइयों ने चर्चा किया था पारस हॉस्पिटल की, और पारस हॉस्पिटल की चर्चा किया तो मैं, अभी तो ये जांच का विषय है, जब अंदर में जाएंगे तो पता चलेगा। इसमें भी विपक्षियों की साजिश है, हमारे विपक्षियों की साजिश है। कहां से लड़का हायर किया गया, किसको प्रमोट किया गया और कैसे अस्पताल प्रशासन को खरीदा गया। जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं और स्पष्ट होगा ये सब विपक्षियों की सोची समझी साजिश है। और इसको जो है आपने देखा भी है, इसके जितने भी 4-5 जो भी इसके अपराध कर्मी थे उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया है, कुछ लोगों का इनकाउंटर भी कराया गया है, और जो बचे हुए इनके बड़े बड़े माफिया डॉन हैं वो भी बहुत जल्द पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे। बक्सा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि एनडीए की सरकार है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। चलिए आप क्या कर रहे हैं इस पर? देखिए, ये जिस दौर का कहानी सुनाने लगते हैं, इनका 90 के आसपास है, हम लोग का भी एज है, अपना डेट ऑफ बर्थ है। हम लोग 25 में जी रहे थे, 25 पे बात करते। 25 का जो आंकड़ा है वो भयावह आंकड़ा है, जिस पर हम लोग चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर जो सरकार है सुशासन बोलते हुए राक्षस राज चला रही, उस पर बात हो रहा है। अभी गुंडाई की बात कह रहे हैं कि फलना पार्टी का गुंडा। गुंडाई कौन करता है? वो तो सड़क पर भी भगवानपुर में हम लोग देखा है ना। गाली देते हुए गाली से कौन निकला है? गाली गलौज करने की अगर कोई परंपरा, इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल कर रहा है, गुंडाई उसको कहा गया। सदन में जो गुंडाई है वो कौन कर रहा है? वो नहीं हम लोग देख रहे हैं, लोग नहीं, बिहार का लोग देख रहा है। आप 25 की बात कर रहे हैं, वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अचेत है, जा रहे हैं। अभी तुरंत देख लीजिए कि सीएजी का जो रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ का घोटाला का बात सामने आया, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पर ही नहीं बात करेंगे। इनके पास जवाब ही नहीं है। 20 साल से सरकार में ही है, इन 90 का गीत गाएंगे, 90 का मनोहर पोथी पलटेंगे, वो कहानी ऐसे वैसे। अरे उससे ज्यादा बड़ी घटना घटी है। आप पेपर में रोज देखिए, रोज बलात्कार, रोज हत्या हो रहा है बिहार में, हर जगह पे हो रहा है। कोई लालगंज में अछूता थोड़ी है, लालगंज में भी आज हम देखे रेप की घटना घटी, अखबार में छपी हुई है। खुलेआम यहां भी मर्डर हुए, बाईपास में आदमी बैठा हुआ, हम बातचीत कर रहा है, वहां मारकर चला गया, किसी के दूरा दरवाजा पर राकेश पासवान के घर पर चढ़ के मार दिया। तो आप, हम और सब लोग लालगंज के लिए जवाबदेह है। लालगंज पर हम लोग बात करने के लिए अपराध पर बात हो रही है, ठीक है। अब मनोहर पोथी का कहानी सुनाने लगे। सरकार की जवाबदेही है कि हम कैसे सुरक्षित रहे। अपराध आज हो रहा है, सप्ताह में सैकड़ों का संख्या आज पार कर जा रहा है। अब 90 के गीत गा के चल जाइएगा, क्या कहते कि पार्टी का गुंडा है। अरे गुंडागर्दी तो लोग किया है, वो हम सोशल मीडिया पे वायरल है। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? माननीय अपना मान, मतलब जमीन में, मतलब होता है ना, मिट्टी पलित कर दिए, माननीय अपना मान नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनता के लिए। तो सवाल से नहीं भागना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। ज्यादा लोग हम लोग है भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट सवाल था आपसे। आप साफ साफ बोल दीजिए कि अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चाहे हम लोग से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे 71,000 का जो घोटाला है उसको कौन नकार देगा? सृजन घोटाला था 2000 का, 2000 करोड़ का, उसको कौन नकारेगा? सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, करप्शन करिएगा बचे हुए। जैसे ही सरकार बदलेगा, आप पर भी मामला बनेगा, आपको भी जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि यह आंकड़ा हमारा नहीं है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी का कहना है कि कोई लेखा जोखा बिहार से हमको नहीं मिला, कोई हिसाब नहीं मिला पैसा जो खर्च हुआ सो। तो अभी जो विषय था डिबेट का कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पे कहना है। अब मनोहर पोथी का कहानी मत सुनाइए। क्राइम कंट्रोल पर आप फेल है, पुलिस आपका सरेंडर कर चुका है, वो कहता है कि मई जून में अपराध बढ़ते हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस प्रशासन की इस तरह की भाषा क्यों है। अरे नेतृत्व कमजोर है तो स्वाभाविक है कि इस तरह की भाषा सामने आएगी है। नहीं, ठीक है। अभी आपसे प्रवीण जी फिर एक सवाल है,
कि सरकार जो भी है बिहार में, अभी एनडीए का है, कभी मान लीजिए कि आरजेडी का रहता है, कभी जो है महागठबंधन की आ जाती है, पहले के हिसाब से और अभी के हिसाब से। कहीं भी देखा जाए तो हमें लगता है जहां तक कि बिहार की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है एक दूसरे पर थोप कर। रहा बात अपराध की, हम आज मुद्दा हमारा अपराध है। अपराध को जो भी है बात जो कर रहे हैं कि ग्राफ कम हो रहा है, ये हो रहा है, हम पूछते हैं कि यही पड़ोसी यूपी राज्य है जहां पर रियल में लगता है कि अपराधी डरता है, अपराध रियल में कम हुआ है। अपराध करने से पहले अपराधी को सोचना पड़ता कि यूपी छोड़ना होगा कि इनकाउंटर होना। अभी जो है इनकाउंटर की बात राजेश जी की है, ये जो इनकाउंटर देख रहे हैं, कितना इनकाउंटर ये लोग करेंगे और कब करेंगे, कैसे बिहार बदहाली से और दलदल से निकले। देखिए, राजेश जी ने अभी कहा, मैं आपके हर सवाल का अभी जवाब दूंगा, लेकिन एक इन्हीं के बात को मैं अभी दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 12 बजे 1 बजे रात में भी बहू बेटी खुले सड़कों पर चल सकती है। तो जब 12 बजे 1 बजे रात में बेटी बहू खुले सड़कों पर चल सकती है, तो कल पटना में यह दिन दहाड़े जो होमगार्ड की महिला का रेप हुआ, वो कैसे हुआ? राजेश जी इस बात को सेटिस्फाइड करवावे, क्योंकि इन्होंने रात की गारंटी दी है कि सुनसान सड़कों पर भी बेटी बहू चल सकती है। तो जब सुनसान सड़कों पर बेटी बहू स्वतंत्र चल सकती है, तो दिन दहाड़े उतने की मौजूदगी में उस लड़की का रेप हुआ कैसे? क्या इनकी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई थी, या नीतीश कुमार गणना कर रहे थे कि कहीं बीजेपी से मुंह मोड़ेगा तो फिर हम केकरा में सटेंगे, क्योंकि उनका पलटू राम है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा वही देंगे और फिर मुख्यमंत्री का शपथ वही करेंगे। हमरा बियाह में तू नेटुआ, तोरा बियाह में हम नेटुआ। समझिए कि जीके का सवाल हो गया कि बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले कौन होंगे, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सबसे ज्यादा इस्तीफा देने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वह नीतीश कुमार। क्या नौटंकी, 20 साल से इनकी सरकार है। मैं भी वो तो गए हैं महागठबंधन में। अरे बीच में तनका मनका के दोग दाग छोड़िए ना जी, तनका मनका का दोग दाग छोड़िए कि तनका बेंगवा लेखन सावन भादों में उछल जाता है, लोग बेंगवा सब टर टर करने लगता है, लेकिन कंटिन्यू सरकार इनकी है। 20 साल में इन्होंने क्या उपलब्धि दिया? मैं पूरे बिहार की बात नहीं करता, लेकिन 77 से लेकर आज तक लालगंज का जितना विधायक हुआ, आप हमसे पूछिए, हम हर विधायक का आंकड़ा आपको दे देंगे। 20 साल से इनकी सरकार है, लालगंज में क्या दिया इन्होंने? आई नूनू बाबू चौक पर जाके देखिए, डार भर पानी में घग्घोर आनी, कितना पानी आपको झिझिया खेलना पड़ेगा, और ये 20 साल से देख रहे हैं। चलिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं राजेश जी? अब जो है कि सवाल आपके बीच में काफी लंबा आ गया हुआ है, और जो है बारी बारी से, आदमी कम है, हर एक चीजों के सवाल के जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा, भैया के सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई साहब पवन देव यादव जी के सवाल का जवाब देता हूं। और इनके सवाल के बाद मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक कहावत है देहात में कि सूप हंसलिन चलनी के, जिनका अपने 72 गो छेद, है ना। ये घोटाले की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, आपके आका तो सर से पांव तक घोटाले ही घोटाले में हैं, जिनको लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने और विशेष अदालत ने उनको चोर करार दिया है, और वो पैरोल पर बाहर रह रहे हैं। महाराज क्या बात करते हैं आप, घोटाले की बात कर रहे हैं? जिसका खानदानी चोर हो, जो खानदानी चोर हो, जिसमें तगमा लगा हुआ हो चोर का, ऐसी बात जो पशु का चारा तक खा गया। अरे भाई, इससे भी बड़ा कोई घोटाला हुआ है क्या? लालू जी के रिजीम में कितने घोटाले हुए, सर्वविदित है कि घोटालों का जनक कहा जाता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को। और उनके लोग अगर ऐसी बात करें तो बड़ी, मतलब ये तो बहुत हंसी आती है, अट्टहास होता है
ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं। एक सवाल मेरा है कि अगर आप चारे की बात करें तो चलिए, पशु का चारा खा गए तो वो बोलता धन है, वो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके सरकार में तो अभी समझिए कि इंसान का दावा घोटाला हो चुका है। इस पर क्या कहना चाहते? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस दवा घोटाले की बात कर रहे हैं, यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। और जहां तक अभी मेरे भाई साहब ने भी कहा, बड़े भैया ने कहा, लालगंज के विकास की बात, गड्ढे की बात, भैया आपको याद होगा, मेरा अभी उम्र 40+ हुआ, मैंने भी देखा है, वो दशक भी मैंने देखा है। और अभी तो आप ही लोगों के आका यहां रहते थे, उन्हीं लोगों की सरकारें यहां हुआ करती थी, आप ही के लोगों ने यहां राज किया है लालगंज में लंबे अरसे तक। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए भैया। मैंने देखा है कि यहां की स्थिति क्या थी, यहां की सड़कों की स्थिति क्या थी, यहां के विद्यालय की स्थिति क्या थी, यहां के हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी। महाराज उसी हॉस्पिटल से अब मत खुलवाइए, इसको रहने दीजिए इतना ही पे। वो पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था, हॉस्पिटल में एक दवा नहीं थी, ना ही कोई डॉक्टर आता था, एक आशा कार्यकर्ता भी सही ढंग से नहीं बैठती थी। और हमारे माननीय विधायक लालगंज के लाल संजय कुमार सिंह जी जब जीत करके आए तो उनकी पहली प्राथमिकता थी वो लालगंज का जो पोस्टमार्टम हाउस था उसको रंग रोगन कराकर, साफ सुथरा करा करके, उसको व्यवस्थित कराकर वहां डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था कराया गया, आशा की व्यवस्था कराई गई, वहां पे नर्स की व्यवस्था कराई गई और उसको सुचारू ढंग से चलाया गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा है, कोरोना काल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहां बनाया गया और उसमें इलाज चल रहा था। अभी सामुदायिक भवन भी 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। महाराज, अब बात करते हैं सड़कों की, मैंने उस दिन भी डिबेट में बोला था, 100 से ज्यादा सड़कों का निर्माण या तो हो चुका है, उनका टेंडर हो चुका है, या फिर वो निर्माणाधीन है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क बन रहा है और आने वाले दिनों में अभी और आपको दिखाई देगा बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं। आपके बगल में बाईपास आपको दिखाई नहीं देता, जो बाईपास बनके तिलपुरवा पर जाम हुआ करता था। आपके घर के लोगों को इलाज कराने के लिए हाजीपुर जाना पड़ता था, छोटा से छोटा बीमारी के लिए भी। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, जहां नियमित रूप से डॉक्टर बैठ रहे हैं, जहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो रहा है, जहां एक्सरे की व्यवस्था है, जहां हर एक तरह की दवाइयां उपलब्ध है। ये सारी चीजें, शिक्षा का व्यवस्था देखिए कितना सुदृढ़ हुआ है और आने वाले समय में और भी सुदृढ़ होगा। अभी आपने देखा है, ये अपने थाने के पास 5 करोड़ की लागत से लगभग ये पोखर का बड़ा निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य पोखर, जहां पे लोग सुबह शाम जो है सो वृद्ध या फिर बच्चा बीमार सभी लोग जाकर के स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे, वहां उसका निर्माण हो रहा है। महाराज, विकास का मैंने उस दिन भी बोला था, विकास को देखने के लिए ये जो नकली चश्मा जो पहना हुआ है ना, उसको उतारना पड़ेगा, असली चश्मा बढ़िया वाला नंबर के अनुसार उसको लगाना पड़ेगा, तब विकास दिखाई देगा। भैया, ये तो विनाश वाले लोग हैं, शुरू से विनाश कराते आए हैं लालगंज से लेकर के पूरे बिहार का। ये लोग विकास की बात क्या करेंगे? विकास की परिभाषा इन लोगों को समझ में नहीं आएगी मेरे भैया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विनाश की बात करेंगे और पुनः चाहते हैं कि लालगंज और बिहार विनाश की ओर जाए। लेकिन याद रहे, ये एनडीए की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये चिराग पासवान जी की सरकार है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी की सरकार है, ये जीतन राम मांझी जी की सरकार है। यहां विनाश अब नहीं होने देंगे। और जो लोग भी कुत्सित मानसिकता को पाले हुए हैं कि पुनः हम हड़पेंगे और यहां हम लूट खसोट का वो जो पुराना अड्डा था उसको चालू करेंगे, ये नहीं होने वाला है। यहां एनडीए भी इस पर अपार बहुमत से जीत कर आएगी और विपक्षियों का सुपरा साफ होगा इस बिहार में। आपने कहे कि चिराग पासवान जी की सरकार, लेकिन चिराग पासवान जी का अभी जो बयान आ रहा है कि वो खुद अपराध से वो खुद भयभीत हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सरकार से बस में नहीं संभल रहा है, प्रशासन विफल है। इस पर आप क्या करें? आप तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सरकार है। देखिए, मैं चिराग पासवान जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। मैं चिराग पासवान जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि वो सरकार में रहते हुए भी अगर किसी तरह की प्रशासनिक चूक हो रही है या कहीं उनको फॉल्ट दिखाई दे रहा है तो उस पर डट करके उसको जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधर जाओ तुम लोग। सरकार को भी नसीहत देते हैं और प्रशासनिक लोगों को भी नसीहत देते हैं।
ये हमारे सरकार की देन है, ये हमारे सरकार की व्यवस्था है कि हमारे सरकारी लोग भी अगर अपराध कहीं होता है तो उस पर खुलकर सामने आते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि लीपापोती करके उसको ढक देते हैं और अपराध की जो संरचना है, अपराध का जो ग्राफ है, वो मुख्यमंत्री की आवाज से डील होता है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है, ये एनडीए की सरकार की व्यवस्था है। चलिए, आप एक बात कहीं लग रहा है पवन देव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सरकार कहीं चिराग जी को सेट कर लिया है और खुल के वो बोलने लगे? देखिए, चिराग जी का बयान हम लोगों ने भी सुना है। आदमी दुखी कब हो जाता है? जब उसका कोई सुनने वाला नहीं रहता है। वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं साफ साफ बोल रहा है कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं इस सरकार का समर्थक हूं, समर्थन मेरा सरकार चल रही है। तो दुख के साथ इस बात को बोला कि बिहार में अपराध प्रशासन शासन के कंट्रोल से बाहर है। वो दुखी मन से कह रहे हैं क्योंकि वो जान रहे कि बिहार में जो राक्षस राज है उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब अंतरात्मा की आवाज अगर जगता है तो इधर से उधर पलटी मारे, वो अलग बात है। पोस्टमार्टम हाउस कब खुला है लालगंज में? नहीं, पोस्टमार्टम वो मतलब बता रहे थे कि हाउस टाइप का बिल्डिंग था। नहीं, पोस्टमार्टम भी बोल रहे हैं कि खुला है, उसके बाद ऐसे हमने कराया है। नहीं, ऐसा तो चलिए इस पर आगे नहीं, सुन लीजिएगा। नहीं, सुन लीजिएगा। नहीं, आपने कहा है इस चीज को। दूसरी बात है, ठीक है, तू अपना चिराग पासवान का अपना है, वो बयान दिए है, दुखी मन से दिए है, दुखी होकर बयान दे रहे हैं। दूसरा जो है उपलब्धि गिना रहे हैं अपना। एक भी सड़क आपको ठीक अवस्था में है क्या लालगंज का? हम लोग जो है जब से होश संभाले तब से लालगंज का ज्वलंत मुद्दा जो है, लालगंज पे बोल रहे थे, लालगंज का ज्वलंत मुद्दा अनुमंडल बनाने का मुद्दा है, जिस पर कभी इनके नेता की तरफ से कोई उस पर काम नहीं हुआ। न सड़क पर कोई तरह का चर्चा है, न सदन में कोई चर्चा है। ठीक है, आपके बीच में हम नहीं टोक रहे थे, पूरी बात सुन लीजिए। आप एक जान लीजिए, यहां जो पानी टंकी जो अभी जिस अवस्था में है, हम लोगों ने कई बार इस मुद्दा को उठाया भी था। इस जर्जर हालात में है कि जिस दिन वो टूट के गिरेगा ना, आसपास के कई लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन कल उसको आपदा करार देकर लोग अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाएंगे या गाली गलौज करेंगे अगर से लोग सवाल पूछेगा तो। और ये उस पार्टी से आते हैं। अभी देखिए, बात होते होते आरजेडी के हमारे जो नेता हैं सब लोगों पर इन्होंने सवाल उठाया है। तो ये उस पार्टी से आते हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व में भी तरीपार है। कोर्ट ने तरीपार का उनको अथी दिया था और लड़कियों की जासूसी कराने का भी आरोप लगा है। उस दल में ही आते हैं। और सुन लीजिए ना, अपराध की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, तो वॉशिंग मशीन तो इनके पास है। अभी जितना जो भाजपाई है उनका बैकग्राउंड चेक करिए, कहीं न कहीं किसी दल में थे, भ्रष्टाचार के आरोप में थे, भाजपा ज्वाइन करते आरोप मुक्त हो गए, उन पर कोई कार्रवाई। अभी आप मंत्री का मामला उठाए ना, दवा घोटाला का, जीवेश मिश्रा जी का, सरकार में है इसलिए उनपे कार्रवाई थोड़ी होगा। सरकार बदलने के बाद जेल जाना। 71,000 करोड़ का जो घोटाला है, ये चारा घोटाला का चर्चा नार दिए। जवाब है इनके पास कि 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर क्या इनका क्या कहना था। चल, जो भी बात है, तो यह वर्तमान सवाल में जो समस्या है उसकी बात 90 के दशक से शुरू करते हैं। हम 2025 में जी शुरू में ही हमने कहा है कि लालगंज के लोग 25 की बात कर रहे हैं ना। अब कल आपके शरीर पर कपड़ा नहीं था, एक बात बता रहे हैं, कल किसी का छत का मकान नहीं था, अब बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई आज हम करा के दिए हैं। कल तो बहुत खामी था। मान लीजिए कि हम लोग कल नहीं थे। जिस दौर की बात कर रहे हैं उसके बाद हम लोग ने राजनीति समझा है और आप लोगों के बीच है, हम इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो जब आप दे ही उठाइए, नई सरकार चल रहा है, आप बोल दीजिए क्लियर। जो स्थिति है, हम कहें ना कि प्रशासन का जो हालात है, हर ब्लॉक में आप चले जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम कर रहा है, आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना क्राइम कंट्रोल है, ना भ्रष्टाचार कंट्रोल है। एक आदमी अगर खड़ा होकर कह रहा है कि हम इन सब चीजों को ठीक करके देंगे। अभी बिजली मुफ्त की बात हुई, आपने उसका नकल किया। उन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात की, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उसका आपने नकल करने का काम किया। और तो नकल करिए, लेकिन उन्होंने इस चीज को तो सही ठहराने का मतलब लोगों के बीच में एक मैसेज गया ना कि यह हो सकता है। अगर 125 हो तो 200 भी हो सकता है, 1200 हुआ तो 1500 भी हो सकता है। यह मैसेज तो गया है। वो कह रहे कि हम उद्योग धंधा लगा कर देंगे बिहार में, अपराध कंट्रोल होगा। तो अगर कोई खड़ा होकर इस तरह का वादा करे, 20 साल से रोटी एक ही तरफ है, रोटी जब तक नहीं पलटिएगा वो खाने लायक होगा। 20 साल से एक ही रोटी एक ही तवा का है। अगर नया कोई नेतृत्व, नया कोई बात अगर कह रहा है तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है।
आप हर जगह फेल है। राजेश जी से एक और सवाल आ गया। राजेश जी, आपके सरकार ने जनहित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला है बिजली मुफ्त का। इन्होंने आरोप भी लगा दिया है कि आप जो है नकल किए, लेकिन अब एक जनहित का सबसे बड़ा मुद्दा की बात अब हम आपके बीच में रखते हैं। आपके सरकार ने 125 यूनिट तो बिजली मुफ्त कर दिया। इसमें जो राजस्व वसूली करते थे वो थे राजस्व कर्मी, जो कि वो कमीशन बेसिक पर काम करते थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। हर घर से भी अगर वो 200 से 300 रुपया लेते थे तो 300 पर 9 रुपया कमीशन और 200 पर 6 रुपया कमीशन, मीटर चेक करने पर 5 रुपया, कुल मिला के उनको 10 से 11 रुपया होता था। हर घर वो जाते थे। इस तरीके से वो करके जो है से कम 20-25 हजार के महीना कमाते। लेकिन अब आपके सरकार ने फ्री कर दिया। वो 35 से 40 हजार साउथ और नॉर्थ बिहार के मिलाकर वो परिवार अब रोड पर आ चुका है। इस पर आपका सरकार क्या कह रहा है और क्या आप कहना चाहते हैं? इस पर स्पष्ट बयान कम समय में दें। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह बताइए, एक तरफ अगर रसमाधुरी रखा हो और एक तरफ चीनी रखा हो, तो आप रसमाधुरी को एक्सेप्ट कीजिएगा या फिर चीनी को एक्सेप्ट कीजिएगा? जाहिर सी बात है कि जनता के हित में, जनता के कल्याण के लिए ये एनडीए सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा 125 यूनिट बिजली बिहार में फ्री करने की बात कही गई है और किया भी गया। तो ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है कि 125 यूनिट तक मुझे लगता है कि शायद 80% से ज्यादा लोग जो है, मैं बता रहा हूं, मैं वहां भी आ रहा हूं, 80% से ज्यादा लोगों को रिलैक्सेशन होगा इसमें और लोगों का बिजली मुफ्त हो जाएगा। रही बात आपने जो कहा कि कुछ भाई बेरोजगार हो जाएंगे, तो चूंकि अभी रोजगार का सृजन भी हो रहा है, ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो तरह तरह का भी टीचर की बहाली आने वाली है, बहुत तरह की बहालियां निकल रही है, उसमें लोग अपना आजमाइश करेंगे, उन लोगों को वहां प्राथमिकता मिलेगा, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। बहुत बड़ी, देखिए अभी नौकरी का बार आ रहा है और ऐसे युवा लोगों से मेरा दरख्वास्त होगा, मेरी सलाह होगी, मेरी आरजू विनती होगी कि भाई साहब आप लोग आगे इसकी तरफ देखिए और बहुत सारी आपकी उम्मीद अभी पड़ी हुई है। जॉब का एक तरह से समझिए कि यहाँ खजाना जो है सो बिहार में आने वाला है, आया भी है, लोगों ने ये भी किया है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। चलिए, इस बयान से जो है सो तो जनता बताएगा कि कितना संतुष्ट है। अब आपसे सवाल है, बात चल रही थी लालगंज के सड़क व्यवस्था पर, बात चल रहे थे आपके आका पर, बात अब आ गया रोजगार पर। ये बता रहे हैं कि रोजगार का भंडार आ रहा है, बहुत लोग टीचर में जाएंगे, बहुत लोग होम गार्ड में जाएंगे। अब बताइए, आपके उम्र के जो व्यक्ति हैं, लॉ ऑफ एवरेज 35 से 40 हजार में, अधिकतर व्यक्ति 30 साल प्लस के इसमें जॉब कर रहे हैं। ये लोग अब जाएंगे नौकरी के लिए। क्या संभव है जिसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है वो अब जाएगा नौकरी के लिए? यानी कि घर में साल 6 महीना भर के फॉर्म पर फॉर्म भर के वो जाएंगे नौकरी ढूंढने। अब 3 सवाल आपसे है, उसका कम समय में आप भी जवाब दीजिए। एक आपका आका का सवाल आया, दूसरा आया इस जॉब का, रोजगार का, तीसरा नाला का। देखिए, ये सब जो है लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप। चुनाव में बहुत तरह की घोषणा लोग करते हैं और चुनाव के बाद फिर वह घोषणा अपने जगह पर सीमित हो जाता है। आज नीतीश जी वही कर रहे हैं और भाजपा मजबूर है। भाजपा जो है नीतीश के पीछे पीछे वो दुल्हनिया बनने को बेताब है, लेकिन न दुल्हन बन रही है न दुल्हा बन रही, और नीतीश जी उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बिहार सरकार की चुनाव है, मैं खुल्लम खुल्ला जो सरकार की नाकामयाबी है उसको बेनकाब करता हूं। मोदी से बैर नहीं और नीतीश कुमार की खैर नहीं। जहां तक आका की बात हुई और इन्होंने कहा कि गुंडों को बंद किया जाता है, सरकार का मैं एक छोटा सा उदाहरण इनको दूंगा। ये इनकी सरकार की नीतीश कुमार का कारनामा कि जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना था
तो भाई अनंत सिंह, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल हुआ था। नीतीश जी छोटे सरकार कहते थे, हाथ जोड़े रहते थे अनंत सिंह को। जब अनंत सिंह नीतीश कुमार से साइड हुए, अनंत सिंह के घर पर छापा पड़ा, 74 पकड़ाया, 47 पर पकड़ाया, एसएलआर पकड़ाया, क्या क्या चीज नहीं पकड़ाया। जब तेजस्वी सरकार नीतीश कुमार से समर्थन वापस ली और नीतीश फेनो फेन हो गए कि अब मेरी सरकार कैसे बचेगी, भाजपा का समर्थन देने के बावजूद भी नीतीश कुमार की खैर नहीं हो रही थी और सच्चे दिल से लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म होता है। तो हम ऐसे सनातनी, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, हिंदू को नहीं मानता हूं। तो इंतजार में थे कि यही मौका है नीतीश को सबक सिखाने का, लेकिन भाजपा बिना कुर्सी का रह नहीं सकती। अनंत कुमार से सौदा हुआ, आनंद मोहन फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली लाइन ही कर रहे हैं कि नीतीश जी का फोन जाता है ना। चेतन आनंद से बात की गई और सरकार बचाई गई। सारी बातों का सारा डीलिंग यही कर रहे थे, हमको लग रहा है। सरकार जब बच गई, नहीं, सरकार बच गई, अनंत बाबू बेदाग हो गए। जितना जो एसएलआर और 47-74 पकड़ाया, भैया आप ही कर रहे थे, वो सारा समाप्त हो गया। भोर में जेल से रिहा हो गए। ये नीतीश कुमार का प्रमाण है। रोड वाली बात को क्या कर रहे हैं? लालगंज का रोड का वही दशा है। एक तरफ से ये लोग बनते जा रहा है, एक तरफ से उखड़ते जा रहा है। थूक पर साटा जा रहा है रोड को, थूक पर रोड को साटा जा रहा है। पॉकेट भरा जा रहा है। जो उसके लगे करता धरता है, पूछा जाता है तो कहता है कि नीचे से ऊपर तक 54% तो ऊपर चल जाता है। 54%। अब सोच लीजिए कि 100 रुपया में 54 रुपया तो नीचे से ऊपर तक चल जाता है। चलिए, तो जांच का विषय है ना। लालगंज का एक छोटा सा मुद्दा आप लोगों को ध्यान आकर्षण कराएंगे। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, ब्लॉक से जुड़ा हुआ। पहले घर घर में मच्छर मरने का दवाई छिड़काव किया जाता था, कुआं में डीडीटी पाउडर का छिड़काव होता था। जब से इनकी सरकार आई, जब से नीतीश की हुकूमत हुई है, आप कहीं उदाहरण बता दीजिए कि क्या गांव में मच्छर का छिड़काव हुआ है? आज आप मच्छर से मर रहे हैं। शहर में कभी कभी फॉगिंग करा दिया जाता है, लेकिन क्या हुआ? हॉस्पिटल का डीडीटी पाउडर, ये सब जो है मार्केट में बिक रहा। लालगंज का कोई विकास नहीं है। स्कूल कॉलेज की क्या बात करेंगे? पहले जो है झोपड़ी में पढ़ करके ऐसा विकास का दावा हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, आप आम नागरिक है, तो फिर कैसे ये कैसा विकास हुआ? ये दिखावटी है। हाथी के 2 दांत होते, एक खाने का दांत होता, एक दिखाने का दांत होता। ये सब दिखाने का। क्या विकास हो रहा? चलिए पवनदेव जी, अब जो है से काफी टाइम भी हो चुका है। अब आप जो भी है कम शब्दों में आप भी अपना बात को रखें और फिर मिलेंगे अगले संडे को इसी जगह पर। देखिए, अभी जो और लोगों से जो बात पूछा गया, आपसे रोजगार को लेकर पूछा गया, तो रोजगार कौन पार्टी दे सकता है, कौन नेता दे सकता है? वो तो 17 महीना के कार्यकाल में माननीय नेता तेजस्वी यादव ने देकर साबित किया है इस चीज को कि लोग गांधी मैदान में रैली करता है, पार्टी रैली, उन्होंने नौकरी रैली कर दिया, नौकरी का मेला लगा दिया और लोग वहां से नियुक्ति पत्र हासिल किया और लोग ज्वाइन किए।
5 लाख नौकरी उस समय दिए, फिर अभी उनकी दावा है कि हम सरकार में आते हैं तो हर वह जो युवा जो इसके लिए पात्र है, योग्य है, उसको नौकरी देंगे। संख्या चाहे 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो। यह हम लोग का जो घोषणा पत्र है, चाहे हर मन से हमारे नेता इस चीज को लोगों को वादा कर रहे हैं। इन लोगों से तो उम्मीद हम नहीं कर सकते, जनता करेगी यहाँ की, क्योंकि 20 साल में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ गुंडाई के अलावा। हम तो शुरू में ही बोले हैं कि गुंडाई ही सिर्फ है। वो माननीय सड़क पर उतर के करे तब, चाहे सदन में हो रहा है सो, या इनके शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। अरे विधायक जी ने गाली दे रहे थे, गाड़ी से उतरते उतरते गाली दी। हम लोगों के पास अभी मोबाइल में वीडियो है। अब इस पर आप काफी इस पर नहीं बता रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो इनसे गुंडाई के अलावा दूसरा हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं ना, लोग रखते होंगे। तो नौकरी तो तेजस्वी जी दे पाए। दूसरी बात है अस्पताल का रंग रोगन हुआ, बिल्डिंग बना। थोड़ी देर पहले कमीशन खोरी का जो जिक्र हुआ है, तो क्या सिर्फ रोडे में कमीशन खोरी है? अरे महागठबंधन के कार्यकाल में काम शुरुआत हुआ, फीता आपने काटा है, लेकिन उसमें कमीशन खोरी में भी शामिल आप ही लोग हैं। रोड का अगर गिट्टी छिटा रहा है रोड पर, तो अस्पताल का भी तो दुर्दशा होते जा रहा है। वहां से मरीज का सौदा नहीं हो रहा है। नहीं, मरीज का सौदा वहां से नहीं हो रहा है, मरीज का खुलेआम सौदा हो रहा है। लालगंज में जो अवैध नर्सिंग होम है, वहां सबका दलाल के रूप में एक प्रतिनिधि है, उसका संरक्षण है, उसमें कमीशन खोरी है। अभी लोग अस्पताल कहते हैं कि हमने बनाया, तो सबको कमीशन जा रहा है वहां। नहीं, रेफर के साथ साथ कुव्यवस्था है वहां कुव्यवस्था है, ब्लॉक में कुव्यवस्था है, हर जगह कुव्यवस्था है। तो ये लोग अपना गाल बजाएंगे, सिर्फ अपना गीत है। नौकरी देंगे, नौकरी दिए हुआ कब आपके जरिए, आपके द्वारा कब मतलब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? ये तो आपके कभी विषय में था ही नहीं। मुद्दा अभी वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा चल रहा है, सदन में उस पर चर्चा नहीं हुआ। आप क्या समझ रहे हैं? अरे संख्या चाहे जितना हो, चर्चा तो है कि अपने ब्लॉक से लगभग 10,000 15,000 की संख्या में लोगों का नाम छट रहा है। अगर कोई सही व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है, अगर उसका नाम छट गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा है, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सरकार का जितना लाभ स्कीम जो है उससे वो लाभ नहीं ले पाएगा, वो लाभार्थी नहीं हो पाएगा। तो वहां आप चर्चा नहीं कर रहे हैं और आप व्यक्तिगत हमला करने में लगे हुए हैं। जो सदन में जो लीडर के रूप में बैठे हुए भाजपा के लोग, वो पगड़ी बांध के गुंडाई करने पर उतारू है। अरे बिहार का मुद्दा है, बिहार के लोगों का मुद्दा है, बिहार के लोग का जो मुद्दा है, बता रहे हैं, बिहार के लोग का जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें लोग का नाम छूट रहा है, लोग परेशान है इसको लेकर। अभी तक किसी को रिसीविंग नहीं दिया गया। हम अगर फॉर्म डाल रहे हैं, हमारा डाल रहा है बीएलओ, तो उसका कोई रिसीविंग नहीं, हमको पावती नहीं मिल रहा है। हमारा नाम जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, इनके ऑफिसर के विवेकाधीन है। तो अस्तित्व पर खतरा है, उस पर चर्चा नहीं। इनके पास है सीधे 90 का दशक है, गाल बजाएंगे उस समय का। और उससे पहले चल जाओ, आजादी की लड़ाई की बात करने लगो कि हम भी आजादी की लड़ाई में थे। चलिए एक और, आपने कहे कि रेफरल हॉस्पिटल जो है लालगंज का, आओ और सीधे रेफर हो जाओ। और बिल्कुल रेफरल का दशा है, तो वहां जाइए, लालगंज से लेकर हाजीपुर से लेकर पटना तक का एजेंट वहां बैठा हुआ है। सौदा के पहले सौदागर वहां है, मोटरी लेकर के, आओ सनम और जाओ सनम। आप कैसे इस पर इस चीजों के कह रहे हैं कि वहां पर बैठा हुआ दलाल है, रेफर होता है, इलाज किसी का नहीं होता है? आपको कुछ दिन पहले का अगलग्गी की घटना शायद याद नहीं? फोर्थ स्तंभ चैनल खबर चलाया है, यही खबर चलाया है फोर्थ स्तंभ। अगलग्गी की घटना याद नहीं है? मैं हॉस्पिटल में खुलेआम, उस समय चंद्रशेखर बाबू एसडीओ थे, और पर्चा पाट में खोल के बता दिया। और सरकार से कही कि अगर सरकार की हिम्मत है, नीतीश कुमार की अगर हुकूमत में ताकत है, तो जो मैं बात कहा उसको गलत साबित कर दे और सीबीआई जांच कराए, और मेरी बात अगर गलत हो जाए तो मैं तिहाड़ जाने को तैयार हूं। क्यों नहीं जांच कराया गया? जो प्रभारी थे वो नर्सिंग होम को सील किए, और उसी नर्सिंग होम को 8 दिन के बाद दूसरे ओनर को दे करके उस नर्सिंग होम का उद्घाटन किए। अब उसी नर्सिंग होम में रेफरल में आया पेशेंट, और रेफरल के नर्स और डॉक्टर उस नर्सिंग होम में रेफर किए, और वहां का डॉक्टर सीधे ब्लेड से 4 फांक कर दिया, जिसके कारण रेफरल हॉस्पिटल चल गया। मैं आका की बात, इन्होंने राजेश भाई आका की बात किए हैं,
तो मैं आका के रूप में इन्होंने इशारा दिया है मुन्ना शुक्ला के बारे में। नहीं, मेरा किसी मैं खुले तौर पर कहता हूं, लालगंज में आका, लालगंज में अगर बाहुबली की बात होती है, आका की बात होती है, तो मुन्ना शुक्ला के बारे में बात होती है। खुलकर बोलिए। राजनीति में आए हैं तो पक्ष या विपक्ष नाम लेने में क्या इतराज? अरे कौन जी नहीं आया है, सब आया है ऊपर से। ये जानता है कि दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वह मौत ही सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुन्ना शुक्ला आका के बारे में जो बात हुई, मुन्ना शुक्ला ठीक है, उन्होंने विधायकी की है, उन्होंने लालगंज को मान और सम्मान भी दिलवाया। इस बात का मैं, वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, मैं राजपूत समुदाय का लड़का हूं और उनके साथ रह करके मैंने देखा, क्योंकि मुन्ना हमारे लिए मुन्ना। आप पूछिएगा मुन्ना भाई से जाकर के, चलिए इसको तो परवीन सिंह का आका लालगंज में कोई नहीं हो सकता, जिसका दादा दादी आका नहीं हुआ, जो अपना वंश का नहीं हुआ और ताल ठोक करके और अपने वंश को हराने का काम किया, उसका आका कोई नहीं हो सकता। हम मुन्ना शुक्ला से मेरी दोस्ती है, यारी है और रहेगी, चाहे वो जिस पार्टी में रहे, मैं जिस पार्टी में रहूं। चलिए, आप राजेश जी काफी समय हो रहा है, अब आप पर ही समाप्त होगा। आपने तो आका का नाम इनका लिया है, आपने बोले है कि इनका आका है, इन्होंने बोला कि मेरे आका का जो है सो खुल के नाम नहीं लिया, अगर है तो मेरा दोस्त है मुन्ना शुक्ला, आका मेरा कोई नहीं है। लेकिन आपने बोले हैं कि आका इनका है, तो इस पर आप बात को खत्म कीजिए। सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। सबसे पहले हम इनकी बातों का, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष जी के का जो सवाल था, नौकरी की बात इन्होंने किया था कि 17 महीने के बीच में तेजस्वी जी ने नौकरी की बहार लगा दी। महाराज, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी नहीं बल्कि उनको फिलॉसफी करार देता हूं। वो तेजस्वी नहीं है, क्या है? फिलॉसफी। उनको नाम फिलॉसफी कहा कीजिए। महाराज, जो खुद 9वीं फेल हो, जो साक्षर नहीं हो सही ढंग से, जो मैट्रिक पास नहीं हो, वो भला क्या समझेगा कि नौकरी का सृजन कैसे होगा, नौकरियां कहां से आएंगी, किस क्षेत्र में हम कहां से नौकरी लाएंगे? ये तो भला मनाइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। वो बेचारे इंजीनियर है ना भाई, क्या है? इंजीनियर है, इंजीनियर। वो इंजीनियर थे और उनका जो इंजीनियरिंग का दिमाग है, वो इंजीनियरिंग का दिमाग ही काम किया। और उन्होंने इस बीच में उस 17 महीने के कार्यकाल की जिसकी आप गीत गा रहे हैं, उस 17 महीने के बीच जो भी कार्य हुआ वो नीतीश कुमार जी की देन थी। तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं यहां कि ये जो नौकरी की बात आप लोग कह रहे हैं, गांधी मैदान में जो आप लोगों ने लेटर बांटा वो भी फर्जी। वो जो आप लोगों ने आवेदन, जो क्या बोलते हैं उसको, नियुक्ति पत्र दिया, ऐसे लोगों को दिया जिनकी नियुक्तियां पहले ही हमारे सरकार के कार्यकाल में हो चुकी थी। महाराज, हद हो गया, हद हो गया। ये क्या है? फर्जी नियुक्ति। जो पहले ही नियुक्त हो चुका हो उसको नियुक्ति पत्र की क्या आवश्यकता? तो ये इनके सवाल का जवाब रहा कि ये जो जिस जॉब की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, वो नौकरी नीतीश कुमार जी की देन थी और उन्हीं का दिमाग था कि नौकरी का कुछ सृजन हुआ उस दौरान भी। और आगे लालगंज की जो व्यवस्था है, लालगंज की व्यवस्था पहले से काफी सुदृढ़ है। हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे माननीय विधायक जी के बारे में इन्होंने बोला कि पगड़ी बांध करके लोग गुंडई करता है और अपशब्द करता है, ये एक शब्द बोले हैं। इनको, ये जो खुद गुंडों के सरदार हैं, वो भला क्या गुंडई की बात करेंगे दूसरों के बारे में? हमारा भगवा स्थान है, हम भगवाधारी हैं और भगवान का भी वस्त्र भगवा है मेरे भाई, याद रहे। और पूरा हिंदुस्तान आने वाले समय में भगवामय होगा। और मैं हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। भारत विश्व गुरु बनेगा, एक छत्र राज्य होगा, एक छत्र राज्य होगा पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान का। और ये काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत हो चुका है। आगे योगी जी और बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, ये काम भी होगा। मोदी के रहते कभी नहीं होगा। मोदी के रहते भारत हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र नहीं होगा। इसके लिए जोगी जी को लाना होगा। जोगी जी ही हिंदू राष्ट्र बना सकता है। मोदी तो ट्रंप के डर से ये सिंदूर जो है,
सिंदूर ऑपरेशन को बंद कर दिया। योगी जी भी आएंगे। ट्रम्प के डर से मोदी सिंदूर ऑपरेशन को बंद किया। अगर जोगी रहता तो आज पाकिस्तान मटिया मेट होता, भारत के नक्शे पर पाकिस्तान नजर आता अगर जोगी प्रधानमंत्री होता। जैसे जोगी मोदी आप लोग कर लीजिए, ठीक है, लेकिन जब तेजस्वी जी के शिक्षा पर सवाल कर रहे थे तो चौथी पास प्रधानमंत्री का नहीं पूछ लेते हैं डिग्री, उस साक्षर उनको बना दीजिए। तेजस्वी जी 9वीं फेल है, चौथी पास अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे। मोदी जी के भी बारे में बोलिए कि चौथी पास है कि चौथी फेल है, वो अब ज्यादा हमारे बारे में जान रहे हैं। आप बता दीजिए कि इनके बारे में। अरे मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, पीएम के बारे में बोल रहे हैं। अरे उधर, अरे सुन लीजिए, अरे उधर खुद उनका वीडियो हम लोगों ने देखा है। वो क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक पढ़ाई के बाद हमारा पढ़ाई नहीं हुआ। प्रारंभिक क्या है? तो चौथी फेल मोदी जी के बारे में आप बोल दीजिए, उनको भी साक्षर बनाइए। दूसरी बात है कि अगर अरे सुन लीजिए, बता देते अगर, अरे सुन लीजिए, आपको हम नहीं टोक रहे थे, आपसे ज्यादा हम बोलना जानते हैं, लेकिन आपको नहीं टोक रहे थे। हमारी बात सुनिए। जब अंगूठा छाप राष्ट्रपति बन सकता है तो तेजस्वी 9वीं पास मुख्यमंत्री नहीं, इनको इसीलिए तो पता है। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर अरे सुन लीजिए पूरी बात। अगर रुकिए, डिबेट को मत भटकाइए, चर्चा होने दीजिए। अगर नीतीश जी नौकरी दे सकते थे और 17 महीना का कार्यकाल वो अपने श्रेय, अगर अपने आप को श्रेय खुद को ले रहे हैं, चाहे इन लोग दे रहे हैं, तो बाद बाकी कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं किया? तेजस्वी जी के आने के बाद ही हुआ। तेजस्वी जी के बाद जब हो रहा है, तेजस्वी जी के जब गठबंधन में शामिल हो रहे, जब वो डिप्टी सीएम बिहार के हुए और उनके बाद जब नौकरी पत्र मिलना शुरू हो गया, तो यह आम चर्चा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी के कारण यह संभव हुआ है। वो तो पहले कहते थे कि कहां से पैसा लाएगा, गाली का लफ्ज भरी सभा में लोग निकालते थे कि अपने परिवार से, तो अपने कहां से वहां से पैसा लाके नौकरी देगा। जब सरकार में आया तो 17 महीना में नौकरी मिला कि नहीं मिला? इस बात को भी तो इस बात को आप सत्यता दीजिए कि हाँ सत्य बात है, यह सही बात है। तो यह भरोसा है लोगों का और बदलाव संभव है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, इससे पहले भी कहे, फिर कह रहे हैं कि रोटी को उलटते पलटते रहिए। 20 साल से एक गवर्नमेंट कुछ हो नहीं रहा है, बस गाल बजाना जान रहे हैं। ये बदलाव चाहिए। अरे मूल विषय जो है क्षेत्र का, उस पर समस्या पर कोई बात है? हम 71,000 करोड़ घोटाला की बात किए। एक व्यक्ति का अगर जोड़ा जाए, अगर उसको निकालिएगा तो 50,000 तकरीबन होता है हिस्सा। इतना बड़ा घोटाला है, उस पर कोई चर्चा ये लोग करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का जितना स्कीम है सब में कमीशन खोरी है। आवास हो उसमें कमीशन खोरी है, अंचल में चल रही उसमें पैसा लगता है। इस सरकार की सबसे बड़ा घोटाला, इस सरकार की सबसे बड़ा घोटाला नल जल घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला कोरोना घोटाला। टाइम आउट। चलिए, आप लोगों ने देखे, आप लोगों को स्पष्ट रूप से बहुत सारे बातों को चर्चा किया गया और दिया गया है जवाब। अगले संडे को फिर बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फरफराइए नहीं, अब जाने की तैयारी की।